देखो भैया, अब हमने जो है टिम्बर का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था और अब हम आगे देखेंगे प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। अब ये प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है एक बार बताता हूँ। जब टिम्बर का हमें कुछ यूज करना है, मतलब आपको सपोज कर घर बनाने में जरूरत है टिम्बर की, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो सारे प्रोसेसेस से वो गुजरेगा ना, वो सारे प्रोसेस का यहाँ पर जिक्र होगा। सबसे पहले तो जंगल में जाओगे, पेड़ काट के लाओगे, तो सबसे पहले यही है फेलिंग ऑफ ट्रीज। तो सबसे पहले तो ये रहा फेलिंग ऑफ ट्रीज, ये वही है पेड़ को काटना। उसके बाद में जब तुम काट लोगे, काटने के बाद में क्या करोगे, उसके अंदर जो डिफेक्ट्स होंगे वो थोड़े बहुत रिमूव करोगे। जो उसके अंदर कह सकते हैं डिफेक्ट्स के अलावा जो जैसे उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जो तुम करोगे वो सब यहाँ पे सीजनिंग में आ जाता है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। फिर तुम क्या करोगे, उसके बाद उस टिम्बर को थोड़ा सा कन्वर्ट करोगे जो तुम्हारा पर्पस है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आता है वो कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। फिर जब सारा कुछ हो चुका होता है, जो टिम्बर होता है उसको क्या करते हैं कि काफी लंबे समय के लिए उठा करके रख दिया जाता है। तो ये होता है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। एक गोडाउन जैसा होता है, वहां पे जाकर के उसको क्या करते हैं, रख देते हैं। तो ये हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर हो जाता है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं। अब सबसे पहले स्टेप को हम अच्छे से यहाँ पे समझेंगे, जो कि है फेलिंग ऑफ ट्रीज। ये रहा फेलिंग ऑफ ट्रीज। अब ये फेलिंग ऑफ ट्रीज में क्या है, यहाँ पे लिखा है प्रोसेसिंग ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो जो प्रोसेस होता है पेड़ों को काटने का, वही हमारा क्या होता है, फेलिंग ऑफ ट्री कहलाता है। अब किस लिए किया जाता है ये काटना, किस लिए काटी जाती है लकड़ियां, किस लिए काटी जाती है, टिम्बर लेने के लिए भाई। तो इसलिए पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोसेसिंग ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन ऑर्डर टू गेट टिम्बर इज नोन एज फेलिंग ऑफ ट्रीज। तो ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट। अभी सेकंड पॉइंट में है यहाँ पे फेलिंग ऑफ ट्रीज शुड बी डन एट अ प्रॉपर एज। अब देखो, फेलिंग ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ को जो हमें काटना है वो एक सही उम्र पे काटना चाहिए, पेड़ की उम्र सही होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों, मान लो तुमने एक पौधा लगाया, तुमने उसको 2 महीने बाद ही काट दिया, तो पौधा 2 महीने में कितना बड़ा होगा, कितना छोटा सा रहेगा, तो यूज थोड़ा ना होगा कुछ। तो प्रॉपर एज की बात वो कर रहा है कि जब तक वो बड़ा हो जाए, एक मैच्योरिटी वो अटेन कर ले। ठीक है, उसका स्टेम भी बड़ा हो जाए, उसमें स्ट्रेंथ भी आए, कलर भी आए, बहुत चीजें आ जाए। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया यहाँ पे कि फेलिंग ऑफ ट्रीज शुड बी डन एट अ प्रॉपर एज। ठीक है, तो ये रहा। अच्छा, अब अगर हम पेड़ों की उम्र की बात करें, तो जो पेड़ की उम्र होती है वो होती है लगभग 50 से 100 साल। ये एक अप्रोक्सीमेट एज है, वैसे तो इससे ज्यादा भी हो जाती है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट एज है, इतने तो पेड़ चलते ही हैं। अब नेक्स्ट हमारा सीजनिंग ऑफ टिम्बर, जो सेकंड स्टेप था यहाँ पे, ये देख लो। फेलिंग ऑफ ट्रीज के बाद सेकंड स्टेप था ना सीजनिंग ऑफ टिम्बर। अब सेकंड अपन देखेंगे, ये रहा यहाँ पे सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर जो है ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो प्री और मेंस दोनों में। प्री और मेंस दोनों में कैसे है, देखो मेंस में पूरा पूरा लिखने के लिए आ सकता है, इसके डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, किस चीजों से डिफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या सीजनिंग के प्रोसेस हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल कैसे की जाती है, सब लिखने के लिए आ जाएगा। फ्री में क्या आएगा, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि सीजनिंग के टाइप्स, आर्टिफिशियल सीजनिंग या नेचुरल सीजनिंग होता कैसे, कोई सी भी एक सीजनिंग पूछ लेगा। दूसरा जो डिफेक्ट्स होते हैं फंगी की वजह से, मतलब ये भी हम आगे पढ़ेंगे, मैं तुम लोगों को बस बता रहा हूँ कि किसी भी चीज की वजह से जो डिफेक्ट्स होते हैं, वो डिफेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेगा, लाइन दे देगा और बताएगा, पूछेगा कि बताओ कौन सा डिफेक्ट है। तो वो सब चीजें सीजनिंग ऑफ टिम्बर में प्री में पूछी जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे पहला पॉइंट देखो, जो नया नया एकदम ताजा ताजा पेड़ को काटते हैं ना एकदम फ्रेश, उसमें लगभग 50% पानी होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, लगभग 50% पानी होता है उसके ड्राई वेट के। उसका जो भी ड्राई वेट होगा उसका 50% उसमें पानी होता है। तो अब क्या है कि इतने पानी के साथ में उसका हम कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, देखो पानी है, मॉइस्चर, तो फिर फंगस का खतरा बढ़ गया, यानी कि फंगस हो सकती है वहां पे। दूसरा स्ट्रेंथ कम होगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको पहले ड्राई करते हैं। उसको पहले हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं उसका यूज करने से पहले। तो सीजनिंग में यही चीज है कि भैया जब ताजा ताजा पेड़ कटता है, काटा जाता है, तो उसमें 50% पानी होता है, वो पानी को कुछ कुछ रिमूव किया जाता है और फिर उसका यूज किया जाता है। अब जो पानी होता है टिम्बर में, वो जनरली 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वो 2 फॉर्म कौन से, वो देख लो। एक होता है सैप, ये रहा। वाटर इन टिम्बर इज जनरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सैप एंड मॉइस्चर। वाटर जो होता है टिम्बर के अंदर वो 2 ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक होता है सैप, एक होता है मॉइस्चर। अब ये जो सैप होता है ये पेड़ के अंदर ही होता है, स्ट्रक्चरल होता है, तो इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। दूसरा जो मॉइस्चर होता है, वो नमी होती है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जो सैप है यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया कि सैप कैन नॉट बी रिमूव, क्योंकि ये उसके स्ट्रक्चरल होता है। और मॉइस्चर जो है बस उसके बाहर होता है, इजिली रिमूवेबल, इसको रिमूव किया सकते हैं थोड़ा बहुत हीट करके, हवा वगैरह से सुखा के, तो ये रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सैप को रिमूव नहीं कर सकते। चलो अब आगे देखो। अब जो पानी प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, अब ये सेल क्या है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज वगैरह होने की जरूरत नहीं है, एक सेकंड रुक जाए। हाँ, अब ये सेल क्या होता है, देखो ये जो यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है ना, गोल गोल से बनाए हुए हैं 2। अब यहाँ पे हमारे ये है सेल, ये हमारा क्या है, यहाँ पे सेल है, ये रहा यहाँ पे सेल। और ये जो अंदर तुम लोग देख रहे हो, ये है हमारा कैविटी, सेल कैविटी का। ठीक है, अब ये जो मैंने बनाया ना, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट बनाया एक। जब तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो पेड़ का जो तुम्हें दिखाई देगा ये वो चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये कहा है कि जो हमारा पानी है वो
सेल कैविटी या फिर सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो कहलाता है सेल वाटर या फिर कैविटी वाटर। ये इसने हमें कहा यहाँ पे कि पानी जो है किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सेल वॉल के या फिर सेल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, और क्या कहलाता है, सेल वाटर या फिर कैविटी वाटर वो कहलाता है। ये उसने हमें कहा। तो यहाँ पे जो सेल कैविटी के अंदर होगा ना, यहाँ पे जो पानी प्रेजेंट होगा, इसको हम कहेंगे कैविटी वाटर, इसको हम कहेंगे कैविटी वाटर। और जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे, इसको हम कहेंगे यहाँ पे सेल वाटर, इसको हम सेल वाटर कहेंगे। ठीक है, ये होता है। चलो जी, इतना है। अब आगे देखो, अब जब हम टिम्बर को ड्राई करते हैं, सबसे पहले इसमें से सेल वाटर ही रिमूव होता है, सबसे पहले सेल का जो पानी होता है वो रिमूव होता है। व्हेन टिम्बर इज ड्राइड, ये वाला जो है ना, ये वो मॉइस्चर की मैं बात कर रहा हूँ। व्हेन टिम्बर इज ड्राइड, फर्स्ट सेल वाटर इज रिमूव्ड, सेल वाटर इज रिमूव्ड, and then cavity water, and then cavity water is removed। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे जो हमारी स्टेज होती है ना, जिसमें हम पूरा पूरा कैविटी वाटर हटा देते हैं, एक स्टेज हो जाएगी ऐसी, यानी कि एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे जब सारा का सारा कैविटी वाटर निकल चुका होगा। अब जब वो सारा का सारा कैविटी वाटर निकल चुका होता है, तो उसको एक नाम दिया जाता है, और उसको हम कहते हैं फाइबर सेचुरेशन पॉइंट, इज नॉन एज फाइबर सेचुरेशन पॉइंट, फाइबर सेचुरेशन पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्री में पूछ लेगा कि फाइबर सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है। अब यहाँ पे हमारे रीजन है कुछ कि हम सीजनिंग को क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने सीजनिंग के लिए बताया था अभी। तो अब वही सब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है मेंशन करेंगे कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर, जो हमारा सीजनिंग है टिम्बर का, इज डन टू, सबसे पहला, टू अलाउ टिम्बर, सबसे कॉमन, कि टिम्बर को हम कैसे यूज कर सके, फ्यूल की तरह यूज कर सके। देखो जैसे मैंने बताया था कि पेड़ को काटते हैं, उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, उसको सुखाते हैं ताकि उसका यूज कर सके। तो घरों में तुम लोगों ने देखा होगा पुराने जमाने में, तो यही होता था कि भैया लकड़ी से खाना बनाया जाता था, जलाते थे लकड़ियों को। अब जब उसमें नमी होगी तो वो जलेगी नहीं, तो सुखाएंगे ना पहले, तो यहाँ पे यही इसीलिए उसको सुखाया था, सीजनिंग। वो जो सुखाने का प्रोसेस है, वो इतने सारे प्रोसेस होते हैं, सब सीजनिंग कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो सुखाने वाली चीज आ गई यहाँ पे। तो उससे क्या हो जाएगा कि हम टिम्बर को फ्यूल की तरह यूज करेंगे, उसका वजन कम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो, टू रिड्यूस इट्स वेट, एक ये भी हो गया, टू रिड्यूस इट्स वेट। लो जी, वेट कम हो जाएगा। आगे देखो, तीसरा, इसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, टू इंक्रीज इट्स हार्डनेस कॉमा टफनेस स्ट्रेंथ, एक ये हो चुका है। अब आगे देखो, उसकी शेप मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन इट्स शेप एंड साइज, टू मेंटेन इट्स shape and size when used for engineering purpose artificially। अब ये नेचुरली क्या मतलब, क्या है नेचुरली का मतलब है नेचुरल फीचर्स से, जो भी नेचुरल फैक्टर्स हमारे होते हैं, नेचर की चीजें इस्तेमाल करके तब सीजनिंग की जाती है। आर्टिफिशियली सीजनिंग कैसे होती है भाई, मैन मेड कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सीजनिंग करेंगी। तो ये है। तो अब हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे हमारा सबसे पहले नेचुरली वाले को। तो ये नेचुरली कैसे होती है, तो नेचुरली वाले में कुछ कमियां भी है, वो भी बता दूंगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, नेचुरल वाले क्या करेंगे, हम नेचुरल जितने भी फीचर्स है नेचर के, उनको यूज करके हम सीजनिंग करते हैं। लेकिन नेचुरल वाले में एक प्रॉब्लम है, अब आप नेचर की चीजें यूज कर रहे हो, एक तरीके से क्या होता है ना, कि टिम्बर लिया, नेचर को दिया, उसने सीजनिंग करी, हमें वापस दे दी, सीजनिंग चलती रहती है नेचुरली। तो यहाँ पे कंट्रोल्ड सीजनिंग नहीं होती है, यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सीजनिंग होती है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है ना, जैसा एटमोस्फेयर होगा उस हिसाब से सीजनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सीजनिंग होती है, ये देखो। यहाँ पे पहला हो जाता है नो कंट्रोल ओवर टेम्परेचर, नो कंट्रोल ओवर टेम्परेचर, हेंस अनइवन ड्राइंग। टेम्परेचर पे कोई कंट्रोल नहीं होता, इसी वजह से अनइवन ड्राइंग होती है, यानी कि कहीं से सूख जाती है, कहीं से लकड़ी नहीं सूखती है। इज ऑब्जर्व, लो जी, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे, रेजिस्टेंस अगेंस्ट अगेंस्ट श्रिंकेज। जो हमारा श्रिंकेज होता है ना, कि सिकुड़ जाना, ट्विस्टिंग, मतलब ये क्या है, सबसे पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस अगेंस्ट श्रिंकेज, श्रिंकेज के खिलाफ रेजिस्टेंस मिलता है कि सिकुड़ती नहीं है लकड़ी। ट्विस्टिंग जो है वो कम हो जाती है, ट्विस्टिंग इज रिड्यूस्ड,
ट्विस्टिंग सब लोगों को पता ही होगा, किसी भी चीज को ऐसे पकड़ो और ऐसे घुमा दो, ये ऐसे ऐसे घुमा दो तो ये ट्विस्टिंग हो जाएगा। ट्विस्टिंग इज रिड्यूस्ड व्हेन वी ऑप्ट फॉर नेचुरल सीजनिंग। व्हेन वी ऑप्ट फॉर नेचुरल सीजनिंग। लो जी, ये हो गया नेचुरल सीजनिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे एक पॉइंट होगा। अब सीजनिंग हो रही है तो किसी भी तरह की सीजनिंग को कर लो तो फंगी वगैरह और इंसेक्ट्स वगैरह से तो बचा ही लेगी। रेजिस्टेंस अगेंस्ट अगेंस्ट फंगी एंड इंसेक्ट्स रिड्यूसेस। लो जी, एक ही हो गया, ये भी हो जाता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल सीजनिंग। मेन है हमारा आर्टिफिशियल सीजनिंग, क्योंकि यही लिखवाएगा यही पूछेगा। दूसरा है आर्टिफिशियल सीजनिंग। लो जी, क्योंकि अब यहाँ पे सबसे पहला आता है बॉइलिंग। सबसे पहला आता है बॉइलिंग, यानी कि उबाल दो उसे, लकड़ी को पानी में डाल के उबाल दो। तो ये हमारा बहुत ही क्विक मेथड होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो कि क्विक मेथड है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, वो पता है क्या प्रॉब्लम? यहाँ पे ये आ जाती है कि भैया आप किसी चीज को उबाल रहे हो, सब्जियों को उबाला है, मान लो गोभी है एकदम हार्ड आएगी, उबाल दो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो यही चीज होती है लकड़ी के साथ भी, तुमने उबाल दिया तो स्ट्रेंथ चली गई, ठीक है, सॉफ्ट हो जाती है, हार्डनेस चली जाती है। तो बट बाय यूजिंग दिस मेथड, बट बाय यूजिंग दिस मेथड timber section loses its timber section loses its strength and elasticity, its strength and elasticity। लो, एक पॉइंट हमारा ये हो चुका है यहाँ पे इसमें। अभी दूसरा पॉइंट। अब बॉइलिंग कैसे करते हैं सब लोगों को पता ही है, किसी ने कुछ ना कुछ तो बॉइल किया ही होगा। तो टिम्बर का जो भी हमारा सेक्शन होगा उसको हम डालते हैं पानी में और उबाल देते हैं। टिम्बर सेक्शन इज इमर्स्ड इन वाटर, उसको हमने पानी में डाला। कितनी देर के लिए डाला? 3 से 4 घंटे के लिए डालते हैं इमर्स्ड इन वाटर, फॉर 3 to 4 hours। एंड आफ्टर विच इट इज ड्राइड नेचुरली, आफ्टर विच इट इज ड्राइड नेचुरली। यानी कि पहले तो उसको पानी में डाल दो, फिर बाहर निकालो और छोड़ दो, तो वो नेचुरली सूखेगा। तो ये है इसका मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो हमने अब बॉइलिंग देख लिया, समझ लिया हमने पहले बॉइलिंग। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसके अंदर जो है ये टिम्बर जा रहा है। अब यहाँ पे होता क्या है कि इस मशीनरी से साल्ट का स्प्रे होता है अंदर, और तब सॉल्ट सीजनिंग होती है। बस एक सॉल्ट जो है चारों तरफ लगा दिया जाता है और उससे हो जाती है सीजनिंग। ये है इसमें। तो यहाँ पे इसके लिए लिखो, सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा यहाँ पे, टिम्बर सेक्शन इज इमर्स्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन। इसको जब हम बंद कर देते हैं ना मशीनरी को, तो इसके अंदर सॉल्ट भर जाता है, लिक्विड सॉल्ट वो आकर के भर जाता है इसके अंदर। चलिए, टिम्बर सेक्शन इज इमर्स्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन दैट इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन, दैट इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ये टिम्बर को हम एक ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देते हैं जिससे क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, यानी कि इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है, तो पानी जो भी लकड़ी के अंदर होगा वो तेजी से बाहर निकल जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब इस केस में क्या होगा, ड्राइंग जो होगी, इन दिस केस ड्राइंग ऑफ इंटरनल सेक्शन, जो अंदर का हिस्सा है ना, उसकी जल्दी ड्राइंग हो जाती है। दिस केस ड्राइंग ऑफ इंटरनल सेक्शन टेक्स प्लेस at a faster rate, at a faster rate as compared to the external section, as compared to the external section। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जो क्रैक्स के चांसेस है ना, इसी वजह से वो कम हो जाते हैं। hence chances of cracks reduces, hence chances of cracks reduces। तो इसी वजह से चूंकि हमारा अंदर का सेक्शन जो है वो जल्दी हो जाता है ड्राई, तेजी से ड्राई होता है इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल सेक्शन, तो जो हमारे चांसेस है क्रैक्स के वो काफी कम हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, इसके लिए भी हम फोटो का यूज करेंगे और समझेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सीजनिंग लिखवा देता हूँ, कैसे किया जाता है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग।
पास्ड थ्रू टिम्बर सेक्शन, जो हाई करंट्स होते हैं वो पास किए जाते हैं टिम्बर सेक्शन से। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है। अब क्या है कि अब देखो इन्होंने क्या लॉजिक क्या लगाया, क्योंकि लकड़ी है तो ये करंट तो पास होगा नहीं, सीधी सी बात है। और तुम तेज करंट पास कर रहे हो, तो होता क्या है कि जब तुम तेज करंट लकड़ी से पास कर रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो होगा ना वो बढ़ जाएगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट पास करे तो हीट होना शुरू हो जाएगा। अब हीट उसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है और उस तरीके से वो ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे लॉजिक लिखो इसके पीछे का, एज टिम्बर। तो इसके ऊपर ये जो तुम देख पा रहे हो यहाँ, ये करंट पास करते हैं, ठीक है, और यहाँ ये रखा हुआ है नीचे ये डिवाइस, ये, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे करंट पास किया जाता है तब इलेक्ट्रिकल सीजनिंग की जाती है। चलो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि हमारा होगा क्लीन सीजनिंग। ये है क्लीन सीजनिंग। ये क्लीन सीजनिंग कैसे की जाती है? क्लीन यानी कि क्या होता है क्लीन, एक ऐसी चीज, चिमनी ऐसी चीज, एक ऐसी चिमनी जिसमें गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, वही तो होता है क्लीन। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में एक अवन होता है, उसके अंदर हम गर्म करते हैं लकड़ियों को। तो यहाँ पे है सीजनिंग is carried out in an air tight oven, in an air tight oven। ठीक है, अब यहाँ पे टिम्बर सेक्शन जो होगा मेरा वो उसके अंदर रखा जाता है। बड़ा ही अंडरस्टूड है ये चीज तो, कि भैया टिम्बर सेक्शन को हम क्या करेंगे, अंदर रखेंगे अवन के, उसको बंद कर देंगे और उसको चला देंगे। इज प्लेस्ड इनसाइड द अवन, इनसाइड द अवन, लिविंग स्पेस बिटवीन देम, थोड़ा सा उनके बीच में स्पेस छोड़ देते हैं, स्पेस बिटवीन देम फॉर फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, ताकि एयर जो है वो पास हो सके। और यहाँ पे एक एवरेज टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे क्योंकि उससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ चली जाती है। एवरेज टेम्परेचर, और वो एवरेज टेम्परेचर होता है 35 to 38 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन, इतना टेम्परेचर रखा जाता है। लो जी, ये हो गया। तो ये है हमारा यहाँ पे क्लीन सीजनिंग। अब एक क्लीन सीजनिंग का मैं एक इमेज यहाँ पे लगा देता हूँ, ये क्लीन सीजनिंग कैसे किया जाता है। गोडाउन जितना बड़ा होता है और उसके अंदर ढेर लगा दिए जाते हैं टिम्बर के, इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये जो हिस्सा तुम देख रहे हो, ये वाला, यहाँ से आती है गर्म हवा अंदर, वही टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे ये जो पाइप्स जो मैंने अभी शेड किए हुए हैं ना येलो से, यहाँ से गर्म हवा आती है, और गर्म हवा आती है और वही टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है 35 to 38 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, फिर उसके बाद वो गर्म हवा यहाँ ये जितना भी टिम्बर रखा है इसको थोड़ा गर्म कर देती है, इसके अंदर जितना मॉइस्चर होता है उसको गर्म कर देती है। फिर वो जो है सारा का सारा मॉइस्चर इस फैन के थ्रू, एक तरीके से एक एग्जॉस्ट फैन लगा होता है बहुत बड़ा, और इस फैन के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। बस ये होता है, इस तरीके से काम करता है ये। ठीक है, इस तरीके से क्लीन हमारा काम करता है। चलो अभी क्लीन के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है वाटर सीजनिंग। हमने क्लीन सीजनिंग तक देख लिया, अब हम वाटर सीजनिंग देखेंगे। अब इसमें क्या करते हैं हम कि टिम्बर को पानी के फ्लो के साथ रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। इसमें कंडीशन होती है कि जो लार्जर साइड होता है वो पानी से टकराना चाहिए। मान लो पानी ऐसे आ रहा है तो लार्जर साइड जो भी होगा टिम्बर का, एक डायमेंशन होता है ना, एक छोटा एक बड़ा, तो बड़े वाले को पानी के सामने रखो, फेस कराओ। तो यहाँ पे लिखो इन दिस। अब इसकी वजह से होता क्या है, देखो अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि उसको रखना कैसे है, लेकिन ये रखने की वजह से हो क्या रहा है, इस रखने की वजह से ये हो रहा है कि उसके अंदर जो सैपवुड है ना, वो सैपवुड रिमूव हो जाता है। और सैपवुड क्या था, शुरू में मैंने बताया था, सैपवुड रिमूव हो जाता है वेदरिंग एक्शन की वजह से, जो पानी का वेदरिंग एक्शन होता है उसकी वजह से रिमूव हो जाता है। और इसमें लगभग जो टाइम लगता है वो लगता है 2 से 3 हफ्ते लग जाता है। अभी वाटर सीजनिंग होता कैसे, थोड़ा सा इसका एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मान लो कि ये तुम्हारा टिम्बर है, ये जो मैंने यहाँ पे रखा है ये टिम्बर है। तो सपोज पानी के फ्लो का डायरेक्शन ये कुछ इस तरीके से है, और ये तुम्हारा टिम्बर है यहाँ पे। तो ये वाला जो तुम पार्ट इसका देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो मैंने येलोइश शेड से किया है, ये है तुम्हारा लार्जर पोर्शन। और ये वाला साइड जो है ये हमारा अपस्ट्रीम है, और ये हमारा डाउनस्ट्रीम है। लो जी, ये अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम, ये दो चीजें हैं यहाँ पे।
इसी तरीके से इसको रखना होता है, दूसरे तरीके से इसको नहीं रखना होता। मान लो, तो मैं ये कह रहा था कि इसको जो है इसी तरीके से रखना होता है और किसी दूसरे तरीके से नहीं रखना, कि इसको कभी इसका डायरेक्शन ओरिएंटेशन चेंज करके रख दो, तो ऐसे नहीं करना है। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। अब ये हमारा थर्ड स्टेप आ गया है, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर का। तो ये कन्वर्जन कैसे किया जाता है, क्या होता है इस कन्वर्जन में? जैसे कि मैंने पहले बताया, जिस भी तरीके से हमें टिम्बर का यूज करना है वो शेप हम उसका बना लेते हैं और फिर उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन में क्या होता है कि एक पूरा प्रोसेस है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? मान लो तुम्हें दरवाजा बनाना है, तो उसको काटोगे उस तरीके से। मान लो टेबल बनानी है, तो उस तरीके से काट करके रखोगे उसको। तो ये था मेरा मतलब। तो कन्वर्जन में क्या होता है कि जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड sawing of timber into desired shape, into desired shape, जो भी हमारी desired shape होगी उसमें, into desired shape and size is referred to as, या फिर is referred as conversion of timber। लो, ये हमारा हो गया यहाँ पे conversion of timber। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या है, एक नोट करके हम चीज लिखेंगे कि चूंकि हम यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं, तो एक सॉ मिल हमारे पास में होती है, जैसे जिग सॉ मिल, तुमने नाम सुने होंगे यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए कौन सी मील का यूज किया जाता है? तो इसके लिए लिखो रेडियल सॉ मील गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ। क्योंकि हमारा काम क्या है, हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही चाहिए होती है, तो हम यहाँ पे रेडियल सॉ मील का यूज करते हैं जो हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ देती है। अब आ जाओ नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, जो कि है लास्ट इसमें, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। अभी टिम्बर का प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है? देखो, प्रिजर्वेशन है क्या, बस कुछ नहीं है, उसको उठा करके रखना है, सेफली रखा रहे, उसमें फंगस ना लगे, कुछ चीज इस तरह की चीजें ना आए, खराब ना हो, रॉट ना हो, वो हमारा प्रिजर्वेशन हो जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो ये किस लिए किया जाता है? देखो, इसके कुछ रीजंस हैं। अब क्या रीजंस होंगे इसके, वो देख लो। अगर तुम प्रिजर्व करोगे किसी भी चीज को, तो सीधी सी बात है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी, यानी कि लाइफ बढ़ाने के लिए सबसे पहला है यहाँ पे, प्रिजर्वेशन इज डन टू इंक्रीज इंक्रीज इट्स लाइफ। ठीक है, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। दूसरा, उसको मोर ड्यूरेबल बनाने के लिए, टू मेक इट मोर ड्यूरेबल, मेक इट मोर ड्यूरेबल, ज्यादा ड्यूरेबल हो वो। और क्या होगा, क्योंकि प्रिजर्व कर रहे हैं ना, तो यानी कि उसमें फंगस और इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे, अगर लग जाते तो फिर लाइफ भी कमी हो जाती। तो यानी कि वो चीजों से हम दूर उसको रखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उनसे भी बचा रहे हैं। इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट अगेंस्ट फंगी कॉमा इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, किससे? फंगी, इंसेक्ट्स, ये सबसे। अब यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। जो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है वो होता है ASCU ट्रीटमेंट। अब ये ASCU ट्रीटमेंट क्या है? ये जो AS तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये है आर्सेनिक, ये आर्सेनिक है, और जो CU तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये है कॉपर। तो ये है आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट। तो हम यहाँ पे आर्सेनिक और कॉपर का एक सॉल्यूशन उसके ऊपर लगा देते हैं। तो देखो आगे यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ ASCU solution over the timber, over the timber increases resistance। वो क्या करता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, increases resistance against white ants, against white ants। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन को, ये चीज भी पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, एक पार्ट इसमें होता है आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, आर्सेनिक पेंटा ऑक्साइड इसमें होता है एक पार्ट। तीन पार्ट इसमें कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। और बहुत बार क्या होता है कि इसमें चार पार्ट जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट भी होता है।
तो ये चीजें हैं, इस तरीके से हमारा क्या बनता है, ये बनाया जाता है आर्सेनिक और कॉपर का सॉल्यूशन। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है सोलिगिनम पेंट्स। अभी सोलिगिनम पेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। सोलिगिनम पेंट्स दूसरा है हमारा इसमें। सोलिगिनम पेंट्स, अब ये भी क्या करता है, ये भी रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट आंट्स देता है, इंक्रीजेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट आंट्स। तो यहाँ पे क्या है कि ये भी हमारा व्हाइट आंट्स से रेजिस्टेंस बढ़ाता है, ठीक है, यानी कि उन्हें क्या करता है, एक तरीके से दूर रखता है उनको। इसके बाद में हमारे पास में आता है कोलतार। थर्ड है यहाँ पे कोलतार। अब ये कोलतार क्या करता है वो देखो। अब ये यूज होता है फायर और वाटर से रेजिस्टेंस के लिए। हर एक चीज जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग तरह के हम क्या देख रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स हम देख रहे हैं, उनका सबका काम अलग अलग है। तो कोल तार क्या करता है, इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस, इंक्रीजेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर एंड वाटर, अगेंस्ट फायर एंड वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है कि टिम्बर को इसके सॉल्यूशन में इमर्ज कर देते हैं, यानी कि डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टिम्बर इज इमर्ज्ड इन सॉल्यूशन ऑफ, इन सॉल्यूशन ऑफ हॉट कोल तार। ये चीज है यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन में डालते हैं हॉट कोल तार के। अब ये क्या है, कोल तार क्या है कि अनप्लेजेंट कलर देता है और स्मेल देता है, तो इसीलिए इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते। तो इसको ऐसी जगह पे प्रेफर करते हैं जहां पे इंपॉर्टेंस उस काम की थोड़ी कम है। बस ये हमारा क्या है, इसका डिमेरिट है कि एक कोल तार गिव्स अनप्लीजेंट स्मेल, गिव्स अनप्लीजेंट स्मेल एंड कलर, अनप्लीजेंट स्मेल एंड कलर। तो इसी वजह से हम इसको लो इंपॉर्टेंस वाले काम के लिए यूज करते हैं। हेंस यूज्ड फॉर वर्क ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, यूज फॉर वर्क ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस। एक ही हो गया। इसके बाद हमारे पास में लास्ट आ जाता है, उसको हम कहते हैं केमिकल सॉल्ट्स, यानी कि केमिकल से हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं। ये लास्ट हमारा प्रिजर्वेशन है। तो केमिकल सॉल्ट्स आप देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे किस तरह केमिकल सॉल्ट्स लगाए जाते हैं वो बताता हूँ। जैसे कि कॉपर सल्फेट, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट्स लाइक CuSO4, ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड, NaCl नमक हो गया हमारा, ओवर द टिम्बर सेक्शन। टिम्बर के ऊपर ये सब चीजें लगाई जाती है। इंक्रीजेज रेजिस्टेंस अगेंस्ट फंगई, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फंगई,